नमस्कार। आप सभी का स्वयं पाठ्यक्रम में मैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, प्रोफेसर एंड डीन, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्वागत करती हूँ। पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा प्रबंधन में आज हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वन्यजीव संसाधन, खनिज, मृदा, जल, समुद्री ऊर्जा, इन सभी संसाधनों का हमने वर्णन किया था। अब हम इस लेक्चर में इन्हीं संसाधनों का कैसे प्रबंधन करें, उनको किस तरह से बचा के रखें जिससे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, इनका अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है मृदा प्रबंधन, वन्यजीव प्रबंधन, कृषि प्रबंधन और संसाधन प्रबंधन में सार्वजनिक भागीदारी। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न ये उठता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन का मतलब क्या होता है। प्रबंधन वह तरीका है जिससे समुदाय अपने अस्तित्व और विकास के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति या उसके अप्रोच का प्रबंधन करता है जिस पर वह निर्भर है। हम मनुष्य अनिवार्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ताकि उनकी गुणवत्ता और उपलब्धता बनी रहे और साथ ही विकास कार्य भी ना रुके, वो भी संतुलन की स्थिति में रहे। तो यह कहलाता है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्रकृति के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अवयवों के बीच संतुलन स्थापित करने में मनुष्य की बहुत बड़ी भूमिका है और साथ ही साथ इस युग की बहुत बड़ी चुनौती भी, क्योंकि जानवर, पानी, हवा और पृथ्वी के भंडार जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और प्रबंधन से है। अगर हम प्रकृति का दोहन जारी रखते हैं तो भविष्य में कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं होगा। प्रश्न यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों जरूरी है। ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण से हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना आवश्यक है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को अधिक नुकसान से बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से बचने के लिए। अब हमारे पास में प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग करने के लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी और आपूर्ति श्रृंखला कानून विकास करना, हरित सार्वजनिक खरीद की गारंटी देना, संसाधन चक्रिता को बढ़ाने के लिए इनोवेशन का समर्थन करना और महिलाओं में और ऐसे स्वदेशी लोग, स्थानीय समुदाय जो जुड़े हैं इस प्रक्रिया से, उनको शामिल करना। संसाधन अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जहाँ प्राकृतिक है, तो दूसरा संसाधन क्या होगा, कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में जो उपलब्ध संसाधन हैं वे हैं पानी, हवा, मिट्टी, जल, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है। और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए संसाधन में आ जाते हैं मशीन, उपकरण, उद्योग, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। तो इनमें से कुछ ऐसे संसाधन हैं जो बहुत अधिक मात्रा में हैं, जबकि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो विलुप्त होने के कगार में हैं। विलुप्त होने के कगार में जो रिन्यूएबल नहीं होते, जैसे सोना, चांदी, पेट्रोलियम, ये इन सब प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया है, आपको याद भी होगा। और साथ ही साथ जो अधिक मात्रा में पाए जाने वाले हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा, ये सब ऐसे संसाधन हैं जो हैं लेकिन सीमित हैं। अगर हम इनको प्राकृतिक रूप से अच्छे तरीके से इनका समायोजन या इनका प्रबंधन नहीं करें तब तक ही हमें उपलब्ध हैं। आज के ज़माने में जल है तो कल है, और वाटर या अगला विश्व युद्ध जो पानी के लिए होगा, ऐसे कहते हैं लोग। तो वाटर शेड प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर शेड प्रबंधन का मतलब क्या है, ऐसे स्थान जहाँ पर कि, या इसको आप सिंपली शब्दों में ऐसा समझिए कि एक पानी का बड़ा कटोरा है,
एक बड़ा कटोरा है जिसमें हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा कैसे कर रहे हैं? वर्षा के जल या जो बर्फ़ पिघलता है उस पानी को हम उस कटोरे में इकट्ठा कर दिए और वापस फिर उस पानी को हम नदी या झील में बहा दिए। साधारण शब्दों में ऐसे समझिए वाटर शेड को। अब इसको बड़े रूप में आते हैं तो वाटर शेड प्रबंधन उस स्थान पर भूमि या जल की देखभाल करने का एक तरीका है जहाँ से नदी नाला निकलता है और बहता है। ये बात तो तय है कि वाटर शेड में होने वाली हर एक चीज़ पानी या नदी की झील में पानी की गुणवत्ता और उसकी मात्रा को प्रभावित करेगी। वाटर शेड प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवन में आवश्यक पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सुरक्षा करने में हमारी मदद करता है। वाटरशेड प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं? तो वाटरशेड प्रबंधन के उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मृदा और जल संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकना, वर्षा के जल को बनाए रखना, मिट्टी की उर्वरता और पानी की उपलब्धता बनाए रखना, ये सब वाटरशेड प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य हैं। दूसरा उद्देश्य है जल संसाधन प्रबंधन। सिंचाई के लिए, घरेलू जल आपूर्ति के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यक विशेषताएं जैसे विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल आवंटन, भंडारण और उपयोगी की अनुकूलन करना आवश्यक रहता है। या पर्यावरण संरक्षण, तो जितने जीव हैं प्रकृति के अंदर आने वाले, उनमें जो जैव विविधता है और पारिस्थितिक संतुलन है उसको समाहित करना, उसको बहाल करना भी वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य है। वाटरशेड प्रबंधन के सिद्धांत, टोटल 6 सिद्धांत हैं। पहला है सहभागी दृष्टिकोण, नियोजन, कार्यान्वयन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के दौरान स्थानीय समुदायों, हितधारकों और संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी और भागीदारिता को प्रोत्साहित करना। एकीकृत योजना, जिसमें एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण अपनाए, जिसमें भूमि, जल, वनस्पति, सामाजिक और आर्थिक कारकों सहित वाटरशेड के विभिन्न घटकों के बीच जो संबंध है, अंतर संबंध, उस पर विचार करना। एक इकाई के रूप में वाटरशेड को मानना। चौथा है बाढ़ और सूखे का समन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, जल भंडारण करना और सूखे की आने की तैयारी और जैसे उपयोग के माध्यम से बाढ़ और सूखे के जोखिम और प्रभाव को कम करना। संधारणीय कृषि, ऐसी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादकता में सुधार करे, मिट्टी में नमी को संरक्षित करे। छठवां है आजीविका सुधार, आय अधिक हो, आय का सृजन ज़्यादा हो, संधारणीय आजीविका और सामुदायिक विकास के अवसर प्रदान करके सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाए। ये वाटरशेड प्रबंधन के मुख्य 6 उद्देश्य हैं। अब आते हैं वाटरशेड प्रबंधन के घटक। संरक्षण उपाय, क्षमता निर्माण और जागरूकता का उपाय, नीति और शासन का उपाय, निगरानी और मूल्यांकन। संरक्षण में अपवाह को कम करके, अवसादन को नियंत्रित करके, बांध बना करके, ऊंचे ऊंचे बांध, वनस्पति इत्यादि लगा करके पानी का संरक्षण किया जाए। स्थायी जल ग्रहण प्रबंधन प्रथाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से अलग कार्यशालाएं लाए जाए। सहायक नीतियां, विनिमय और संस्थागत ढांचे निर्मित किया जाए। भूमि का प्रबंधन किया जाए। मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी के संरक्षण को बढ़ावा देने और भूमि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जाएं, जिसमें कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। सीढ़ीदार खेती करना, कृषि वानिकी करना, जल प्रबंधन, जल का कुशल उपयोग करना, भंडारण करना और वितरण करना। इसके लिए जलाशय बनाना, चेक डैम बनाना, सिंचाई प्रणाली बनाना। तीसरा प्रबंधन है
वनस्पति प्रबंधन। वैसे ये तीसरा प्रबंधन मतलब वनस्पति प्रबंधन, जिसमें कि जल जमीन में बहुत अच्छे से सोख ले, मिट्टी के कटाव को कम हो जाए, जैव विविधता बढ़ जाए, इसके लिए वनों को लगाना, पुनर्वनीकरण करना, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, इन सबको बढ़ावा देना। बुनियादी ढांचे का विकास, स्थायी भूमि और जल प्रबंधन की सुविधा के लिए सड़क, पुल, नहर, सिंचाई के साधन, जल निकासी जैसी भौतिक ढांचों का निर्माण करना और उसका वास्तव तरीके से रखरखाव करना, ये सब आते हैं एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। सन 2009-10 में ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग इस कार्यक्रम को चला रहा है, IWMP। इसका उद्देश्य है वर्ष 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि को कवर करना, जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, वर्षा का जल संचयन और भूजल तालिका का पुनर्वसन। अनेक पहल है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हरियाली ये केंद्र सरकार का पहल है, नीरू मीरू योजना जिसमें जल और आप ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, तमिलनाडु ने घरों में जल संचय करने की संरचनाओं को बनाना बहुत अनिवार्य कर दिया है। जब तक ये नहीं होता जल संचयन संरचना, तब तक किसी भवन का नक्शा पास नहीं होता। ये पहल की है तमिलनाडु सरकार ने। तो जल प्रबंधन के बाद आ जाते हैं मृदा प्रबंधन, सॉइल प्रबंधन भी जिसको बोलते हैं, मिट्टी का प्रबंधन। मिट्टी अगर उपजाऊ है तो पेड़ पौधे होंगे, फल लगेंगे, क्रॉप लगेगा और इस तरह से उपज बढ़ेगी। लेकिन अगर मिट्टी निर्जीव है, बंजर है, तब उस समय कैसे उसको प्रबंधन करके उसको आगे उसमें वापस फल फूल लगाने लायक बनाया जाए, इस सब चीज़ों का अध्ययन हम मृदा प्रबंधन के अंतर्गत करेंगे। मृदा की रक्षा करना और इसके प्रदर्शन जैसे मृदा की उर्वरता, मृदा यांत्रिकी, इनको बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं, प्रथाओं और ट्रीटमेंट या उपचारों का उपयोग ही मृदा प्रबंधन है। मृदा प्रबंधन में मृदा संरक्षण, मृदा संशोधन और इष्टतम मृदा स्वास्थ्य शामिल है। मृदा प्रबंधन में जैविक खेती नाम आपने सुना ही होगा। तो जैविक खेती जो है वो इष्टतम मृदा प्रबंधन पर जोर देती है, क्योंकि यह मृदा स्वास्थ्य को इसके निषेचन और कीट नियंत्रण के अनन्य या लगभग अनन्य स्रोत के रूप में उपयोग लाती है। मृदा प्रबंधन कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और साथ ही आधुनिक औद्योगिक कृषि प्रथाओं से जुड़े कई पर्यावरणीय मुद्दों को संबंधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब आते हैं मृदा प्रबंधन के पर्यावरणीय प्रभाव में। तो पर्यावरणीय प्रभाव में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन और उत्सर्जन है, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस भी है, साथ साथ वाटर पॉल्यूटर भी है। ऐसी गतिविधियां जो N2O उत्सर्जन में योगदान कर सकती है, उनमें उर्वरक का उपयोग, सिंचाई और जुताई शामिल है। कृषि क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन में मिट्टी के प्रबंधन का योगदान आधे से ज़्यादा है। मवेशियाँ, इनके कारण मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। साथ ही अगर हम खाद्य प्रबंधन में चावल की खेती भी करें तो उसमें से भी मीथेन गैस निकलती है। अगर कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग करें तो मिट्टी का पोषण असंतुलित हो जाता है। जैसे मिट्टी मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से मृदा कार्बनिक कार्बन के रूप में संग्रहित करके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देती है। इनके लिए जो प्रथाएं या प्रचलन है मृदा प्रबंधन के लिए, वो हैं पारंपरिक कृषि। औद्योगिकरण के द्वारा पारंपरिक कृषि संचालित होती है आजकल। इसका उद्देश्य, आजकल की जो कृषि है वो औद्योगिकीकरण से संचालित है, जिसका उद्देश्य अधिक उपज करना। लेकिन जो पारंपरिक कृषि है उनमें कीटनाशक का उपयोग या मोनोकल्चर और उर्वरकों का उपयोग ये सब नहीं होता था। दूसरा है विकल्पों में संरक्षण, पुनर्योगी और जैविक कृषि शामिल है, जिसे मोटे तौर पर टिकाऊ कृषि के रूप में माना जाता है। तीसरा है संरक्षण कृषि,
इसमें 3 मुख्य प्रथाएं हैं: मिट्टी की गड़बड़ी को कम करना, स्थायी मिट्टी कवरेज रखना और फसल प्रजाति में विविधता लाना। इसी तरह से चौथे रूप में पुनर्योजी कृषि है। तो पुनर्योजी कृषि में प्रथाओं में न्यूनतम कोई जुताई हुआ, ऐसे फसलें जो फसल चक्र के काम में आए, खाद डाला जाए, चराई का उपयोग नहीं किया जाए, ये सब पुनर्योजी कृषि में आती है। जैविक कृषि का मतलब होता है जिसको कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें जो भी जीव है उसमें कोई भी सिंथेटिक या मानव निर्मित चीज नहीं लगाना, प्रकृति में जो उत्पन्न है उसी के द्वारा प्राकृतिक रूप से खेती करना। अगर हम इसमें पेस्टिसाइड भी छिड़कते हैं तो प्रकृति प्रदत्त ही है। बहुत सारे ऐसे घरेलू पेस्टिसाइड्स बन जाते हैं जो अलग अलग, जैसे नीम की खली को मिला करके, पानी की चावल के माड़ को मिला के, ऐसे बहुत सारे कीटनाशक बन सकते हैं। तो ये इन्हीं का ही उपयोग करना जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ी रहे और बायोमास इनपुट बढ़ाना, एसओसी का नुकसान कम करना और एओसी का औसत निवास समय बढ़ाना। पलाऊ कृषि, पलाऊ कृषि का अर्थ होता है कि क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग और मल्चिंग, ये पलाऊ कृषि में। जैविक खाद में बहुत सारे जैविक खादों का उपयोग किया जाता है, किंतु जैविक खाद के प्रयोग से भूमि अवस्था में सुधार होता है, जिससे भूमि में वायु संचार में वृद्धि होती है, जीवांश पदार्थों का निर्माण होता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन का पौधों में स्थिरीकरण बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधों के उत्पादन में वृद्धि होती है। अब आते हैं वनों का संरक्षण। तीसरी जो संसाधन है वो है वन संसाधन। तो वनों का संरक्षण कैसे किया जाए? वनों के संरक्षण की अंधाधुंध कटाई मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। होता क्या है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी में बहुत दूर तक और बहुत गहरी फैली होती हैं, तो वो एक जाली के समान काम कर लेती है। मिट्टी अपने आप में गुच्छे के रूप में नहीं रहती है, वो तो छोटे छोटे कणों के रूप में रहती हैं, लेकिन इन कणों को अगर बांध कर नहीं रखा जाए तो वो पानी के साथ बह के समुद्र में चली जाएंगी और जिसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो जो वृक्षों की जड़ें हैं ये मिट्टी को बांधे रखती है, इसीलिए सरकारों ने वनों को सुरक्षित कर दिया है और इन वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी है। मृदा संरक्षण की यह विधि सभी प्रकार के भूभागों के लिए बहुत उपयोगी है और साथ ही वनों को वर्षा लाने वाला दूत भी कहा जाता है, जिनसे कि निर्माण की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। नदियों, घाटियों, बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण की दूसरी विधि है। इससे मृदा का अपरदन या मृदा का क्षय कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो भारत में जो थार का मरुस्थल है, बहुत फेमस मरुस्थल है राजस्थान में, तो इस थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब ऐसे में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं। वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष की जड़ें जमीन पे फैलेंगी और मिट्टी का अपरदन रुकेगा। साथ ही बांध बनाना, नहर बनाना। अब नालिका अपरदन से प्रभावित भूमि में बांध या अवरोध बनाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा रहा है। यह विधि न केवल मृदा का अपरदन रोकती है, बल्कि इससे मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है, जल संसाधनों के संरक्षण और भूमि को समतल करने में सहायता भी मिलती है। अगले प्रकार के आते हैं सीढ़ीदार खेत। तो जो पहाड़ों पर ढाल है उन पर मृदा के संरक्षण को रोकने के लिए सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाने से तात्पर्य है कि पर्वतीय प्रदेशों में ढलान के आर पार समतल चबूतरा बनाना। इस विधि से इन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव रुक जाता है और साथ ही जल संसाधनों का उचित उपयोग भी हो जाता है। इस प्रकार इन खेतों में फसल आसानी से उगाई जा सकती है। अगली प्रणाली है कंटूर जुताई, जिसको कि हम समोच्च रेखी जुताई भी कहते हैं। मृदा संरक्षण की यह विधि जो है
वो तरंगित भूमि वाले प्रदेशों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये सबसे अधिक उपयुक्त है। इसमें क्या किया जाता है कि भूमि को एक समान ऊंचाइयों से अगर जोता जाए तो हल्के कुंड या नालियाँ ढाल के आर पार बन जाते हैं, जिसके कारण से मिट्टी के कटाव या अपर्दन को में होने में कमी आ जाती है। यह साथ ही साथ यह वृद्धि भूमि की उर्वरता और आर्द्रता बनाए रखने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। कौन सी विधि? कंटूर जुताई या समोच्च रेखी जुताई। अगली विधि है कि कृषि की पट्टीदार विधि को अपनाना। मृदा संरक्षण की यह विधि जो है वो ऐसे जगह जहाँ मरुस्थल है, पेड़ पौधे नहीं हैं, पानी की कमी है या अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर मरुस्थल और अर्ध मरुस्थलीय तरंगित प्रदेशों की पट्टियों में कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना, यहाँ के मैदानों में कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक पट्टी में एक साल खेती की जाती है और दूसरी पट्टी को बिना जोते बोए खाली पड़े रहने दिया जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है कि छोड़ी गई पट्टी की वनस्पति का आवरण मृदा अपरण को रोकता है और साथ ही भूमि की उर्वरता बनाया जाता है और अगले साल इस प्रक्रिया को उलट दिया जाता है। मतलब क्या है कि अलग अलग पट्टी बना लें, एक पट्टी में एक बार खेती करें, दूसरी पट्टी में दूसरे बार खेती करें। जिस पट्टी में खेती कर रहे हैं वहाँ पर बीज बो लिया जाए, लेकिन जो खाली वाली जगह है उसको इसी तरह से छोड़ दे तो नेचुरल वे पे जो भी है पेड़ पौधे वहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियाँ उग जाएं, तो भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी और मृदा का अपर्दन भी नहीं होता है। अगली विधि है शस्यावर्तन। शस्यावर्तन को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन या मृदा का भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए चुने हुए खेतों में विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोना, ये कहलाता है शस्यावर्तन। इस प्रकार शस्यावर्तन के द्वारा ऐसे खाली खेतों की उर्वरता भी बनी रहती है जिसमें लगातार कोई न कोई फसल खड़ी रहती है। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां जनसंख्या दबाव के कारण खेती की भूमि कम रह गई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो शस्यावर्तन की विधि है, यही विधि बहुत अधिक देशों में या ज़्यादातर देशों में अपनाई जाती है। अगला है भूमि उद्धार। नाम से ही क्लियर है कि जमीन का उद्धार करना है, तो इसके लिए जल द्वारा बनी, होता क्या है कि जब जल बहता है तो जमीन को, जल की तेज धारा जमीन को कई जगहों पर काटते हुए निकल जाती है। तो ऐसे कटी हुई जगह, असमतल जमीन जहाँ पर गड्ढे हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ बन गई हैं, तो ऐसे जमीन को समतल करके भी मृदा का अपर्दन रोका जा सकता है। अब यह विधि नदी घाटियों और पहाड़ों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये मृदा संरक्षण हो गया। अब आते हैं वन्य जीव संरक्षण। एक ऐसी प्रबंधन प्रक्रिया जो वन्य जीवों और आवासों के लोगों के बीच एक विशेष प्रकार का कम्युनिकेशन डेवलप करती है और इस कम्युनिकेशन के कारण से उनमें वन्यजीव संरक्षण के प्रबंधन को बल मिलता है, जिसके कारण से जो पहले प्रभाव था वही प्रभाव, पूर्व निर्धारित प्रभाव वापस किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। वन्यजीव के संघर्ष के क्या कारण हैं? क्यों ऐसा होता है कि आप सुनते हैं ना कि हाथी खेत के बीच में आ गया, जंगली सूअर आ गया, खेत उजाड़ दिए, लोगों के घर उजाड़ दिए। तो वो ऐसा क्या कारण है कि वन्य जीवों को अपने जंगल से निकल करके लोगों के रिहायशी क्षेत्र में आना पड़ रहा है? उसका कारण है संरक्षित क्षेत्र का अभाव। और वन्य जीव जनित संक्रमण तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण का कारण है आवास विनाश और शहरीकरण, ये बहुत बढ़ रहा है। लोग जंगल को काट करके, वन्य जीव को काट, वन्य जगह के वनों को काट करके रहने के लिए जगह बना रहे हैं।
शहर बना रहे हैं, उद्योग बना रहे हैं, तो ये आवास का, उनका आवास जगह वन्य है, लेकिन वन को अगर हम काट देंगे तो वो कहाँ रहने जाएंगे। दूसरा है परिवहन नेटवर्क, आवागमन के विस्तार करने के लिए रेल का विस्तार, सड़क का विस्तार, इन सब का विस्तार करने के लिए वनों को काटा जाता है। और पशुओं को तो यह नहीं पता कि यहाँ पर रेलवे की लाइन जा रही है तो हमको नहीं जाना है, वो तो अपना वन है समझ के चलते रहते हैं, और जिसके कारण से पशु मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। बढ़ती मानव जनसंख्या, संरक्षित क्षेत्रों की परिधि के पास कई मानव बस्तियां स्थित हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण, भोजन और चारे के संग्रहण के लिए लगातार दबाव बढ़ते जा रहे हैं। प्रकृति का अत्यधिक दोहन मतलब जितना, जैसे कि एक उदाहरण बताती हूँ सामान्य सा, कोयला अगर ज़मीन से जितना निकाला जाता है, ये गवर्नमेंट का लॉ है, तो उतना ही रेत वहाँ भरा जाना चाहिए। लेकिन क्या करते, क्योंकि कोयला भूमिगत खदानों से निकाला जाता है, मतलब ऊपर हमको ज़मीन दिखाई देता है, अंदर ड्रिलिंग के द्वारा पूरा कोयला निकाला जाता है। तो जितना कोयला निकाला है उतना ही हमको उतनी क्वांटिटी पे रेत डालना होता है, लेकिन क्या करते हैं, रेत नहीं डाल करके ऐसी खाली रहने देते हैं। जब बारिश का समय आता है, नदी का प्रवाह बढ़ता है, तो उन जगहों पर पानी भर जाता है और आगे आने वाले समय में वही भूकंप का कारण या फटने, ज़मीन के फटने का कारण बन जाता है। तो अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। अवैध शिकार, जो ऐसे जानवर जो संरक्षित श्रेणी में आते हैं उनका अवैध शिकार होता है। जलवायु परिवर्तन, इन अगर वन्य जीवों को संरक्षित नहीं किया गया तो उन पर असर बहुत ज़्यादा होता है। जलवायु परिवर्तन तो सामान्य सी बात है, औद्योगिकीकरण के कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके कारण जलवायु भी बदल रहे हैं, और ये जलवायु परिवर्तन होने के कारण से वन्य जीव का प्राकृतिक आवास कम हो रहा है, वो एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वन्य जीव की कमी होते जा रही है। साथ ही अवैध वन्य जीव व्यापार, जैसे हाथी के दांत बहुत ही कीमती होते हैं, चीते की छाल बहुत कीमती होती है, शेर की छाल कीमती होती है, तो ऐसे अवैध तरीके से बिना परमिशन के वन्य जीवों का व्यापार किया जाता है, जिसके कारण से क्या प्रभाव पड़ता है, वन्य जीव संरक्षण नहीं होने के कारण से वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है कि इनके संघर्ष के कारण से अनेक हानिकारक प्रभाव होते हैं और वो स्थायी रूप पे हो जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाती हैं। स्थानीय समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वन्य जीव का लोगों पर सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव उनके द्वारा किए गए हमले और पशुओं द्वारा फसल या संपत्ति को हानि पहुंचाना है। समानता पर प्रभाव, समानता का प्रभाव ये है कि वन्य जीवों के साथ रहने की आर्थिक और मनोवैज्ञानिक लागत उन लोगों को असमान रूप से चुकानी पड़ती है। भाई प्रकृति ने सभी प्रजातियों को रहने के लिए दिया है, लेकिन असमानता होने से उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, और इन सब के कारण से वन्य और मानव जीवन के सतत विकास पर प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि अभी तक इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रभाव पड़ते हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान है संघर्ष से सह अस्तित्व की ओर अगर हम बढ़ें, एकीकृत और समग्र कार्य करें, सहभागिता दिखाएं। संघर्ष से सह अस्तित्व की ओर बढ़ने का अर्थ है कि हम अंधाधुंध वनों को काटकर, वन्य जीव का दोहन करके, उनका अवैध रूप से शिकार करके, उनके अपने पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए उनका अस्तित्व नष्ट ना करें, बल्कि हम ये सोचें कि वन्य जीव और हम आपस में सहयोगी हैं, उनका विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा, अगर वन रहेंगे तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। इस तरह से संघर्ष को छोड़ करके हमको सह अस्तित्व की ओर बढ़ना चाहिए।
एकीकृत और समग्र कार्य करना चाहिए। मतलब जितने भी कार्य हैं वो सब अलग अलग के लिए नहीं है, यह ना सोचते हुए हम एकीकृत होकर के काम करें। ये समझें कि ये हमारी ज़रूरत है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम वन को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, वन्य जीव का नाश ना करें। जो भगवान ने, प्रकृति ने जो हमें अक्षय ऊर्जा के स्रोत दिए हैं उन सभी का संरक्षण करें। और यह संरक्षण किसी एक आदमी के करने से नहीं होगा, इसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। सहभागिता मतलब हर आदमी आपस में सामान्य रूप से भागीदारी करे, यह कहलाती है सहभागिता। मनुष्य सहभागी हो, वह अपने कर्तव्य को समझे, प्रकृति को भगवान के रूप में पूजे और ये समझे कि अगर हम प्रकृति का नाश किए हैं तो हमारा भी नाश संभव है, तो ये कहलाती है सहभागिता। तो वन्य जीव संरक्षण का समाधान तभी हो सकता है जब हम उनके लिए अपने दृष्टिकोण को व्यापक करें, सह अस्तित्व को बढ़ाएं और संघर्ष को कम करें, एकीकृत और समग्र कार्य को करें और इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। तो आज हमने वन्य जीव, जल, प्राकृतिक संसाधन, सभी संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जाए उसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।